हाय एवरीवन। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जितना भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आप लोगों के लिए। आपको बाय करना है, सेल करना है, कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो अपना एनालिसिस एक बार खुद से करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर एक बार सलाह करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई बाय सेल करें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। येस बैंक लिमिटेड, येस बैंक के Q3 के नंबर्स आ गए और Q3 के नंबर्स जो है अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे रेवेन्यू के एंगल से तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया है बैंक ने, और नेट प्रॉफिट के एंगल से भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। 619 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले किसी भी क्वार्टर में अगर आप देखोगे, मतलब जब से इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है जब बैंक में प्रॉब्लम आ गई थी, जब इनके लोन्स जो है वो बैड डेट्स हो गई थी, कुछ गलत लोन्स इन्होंने दे दिए थे, उनको रिस्ट्रक्चर किया गया। तो वो सारी चीजें होने के बाद से अभी जो रिजल्ट इनका आया है क्वार्टर सेगमेंट के अंदर अच्छा आया है। तो अब बात करते हैं इनके स्टॉक के प्राइस के एंगल से कि प्राइस जो है काफी ऊपर 32 के लेवल पे था, अब स्टॉक का प्राइस 18 पर है। क्लोजली अगर आप देखेंगे तो ये 50% के आसपास जो है स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 43% के आसपास। तो क्या स्टॉक यहाँ से लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जो है एक अच्छी रैली कर सकता है, तो वो एनालाइज करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक लार्ज साइज बैंक है, इसकी 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया के अंदर। काफी सारी ब्रांचेस है, काफी सारे कस्टमर्स हैं इनके। ठीक है, स्टॉक पी 27 है। काफी लोगों को लगेगा कि स्टॉक जो है 27 का पी 30 से कम मार्केट में जो एक लोग बोलते हैं सस्ता होता है, लेकिन वो एक गलत मिथ है। कोई भी पी जो होता है वो मार्केट डिसाइड करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 के नीचे अगर पी मिल गया तो सस्ता है, नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। 27 का पी है, लेकिन इसमें आपको समझने वाली चीज ये है कि बैंक जो है मेजरली प्राइस टू बुक के हिसाब से एनालाइज किया जाता है, कितनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक देखेंगे 1.27 है। 1.27 का मीनिंग ये है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 14.6 की। 14.6 की बुक वैल्यू का मतलब ये है कि इनकी बुक में, इनके एसेट्स में जितना इनकी बैलेंस शीट में जितना भी फंड्स हैं उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे तो 14.6 निकल के आएगा। तो 14.6 का जो पैसा है और कंपेयर करते हो अगर आप करंट प्राइस तो 18 है। तो क्लोजली 1.27 अपने प्राइस के आसपास है, बहुत सस्ता नहीं है लेकिन आसपास में है। पहली चीज, ठीक है। तो प्राइस टू बुक डिटरमाइन करता है बैंकिंग और एनबीएफसी के कंपैरिजन में कि कितना पैसा इनके पास हैगा। अगर डिवाइड हो तो कितना पैसा मिलेगा अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स को। ऑफ कोर्स वैसा होता नहीं है, वो वर्स्ट के सिनेरियो का भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी मार्केट वैल्यूएशन हिसाब से करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आप आरओई आरओसी देखेंगे तो बहुत शानदार नहीं है, ठीक है, पुअर है ये भी। और यहाँ पे आरओए देखेंगे तो 0.34% का है, मतलब कि रिटर्न ऑन एसेट्स, जितना पैसा बैंक इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उस पर कितना रिटर्न कमाता है, 0.34% कमाता है। तो ये बहुत कम है। और दूसरी चीज ये देखो, ये इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे करके। और इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे अगर आप तो इनका जो लास्ट क्वार्टर का था आरओए वो 0.2% पे था, अभी 0.6 आया। ये क्वार्टरली नंबर है, ठीक है, Q3 का है, और ये एनुअल बुक्स के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो क्वार्टरली हिसाब से भी बहुत कम था, इन्होंने इंप्रूव किया है 0.2 से बढ़ा करके 0.6 पर। जूम करता हूँ आपको दिखेगा ये वाली रो में जो दिख रहा है, ठीक है। तो नेट नेट इंप्रूवमेंट्स आ रही है, लेकिन बहुत शानदार नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स पीछे काफी प्रॉब्लम में था बैंक। अब अच्छी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है इसके इंप्रूवमेंट्स इसकी बुक्स के अंदर। दूसरी चीज जो आपको पैरामीटर देखने वाला है वो ये है कि ऑफ कोर्स हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्या है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ग्रॉस एनपीए जो 14% पे था वो घटते घटते 1.6% पे आ गया है। तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये घटने की बात जो मतलब है ये पॉजिटिव है, क्योंकि एनपीए का मीनिंग होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि आपके बैड लोन्स जो आपने लोन दे दिए मार्केट के अंदर, वो पैसा आपको रिकवर नहीं हो रहा। जब पैसा रिकवर नहीं होगा तो आपका पैसा बैड डेट हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको लॉस होगा। तो वो जो लॉसेस थे कंपनी धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है। ऑफकोर्स इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करी थी, सभी बैड लोन्स को हटाया था, बुक्स में से लॉसेस बुक करे थे। अब धीरे धीरे करके वो लोन्स जो है हटते जा रहे हैं, बुक्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, बात करते हैं इनकी और कमेंट्री जो इन्होंने करी है। देखो कमेंट्री के एंगल से एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि बैंक चलता कैसे। बैंक चलता है करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स के पैसे के ऊपर। आप और हम करंट अकाउंट खोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं कंपनीज के, एसएमईज के, ठीक है, फैक्ट्रीज के। हर कोई अकाउंट खोलता है बैंक में, बैंक में पैसा जमा करता है। बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे लोन पे देता है। हमें देगा हो सकता है 4%, 3%, 2% साल का, आगे 6%, 8%, 12% तक लोन पे बैंक देता है। और ये डिसाइड करता है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत रेगुलेट करता है हर एक बैंक को, ताकि ये ज्यादा चार्ज भी ना करें और ताकि इनको लॉसेस बना हो। तो एक मैनेजिंग बिजनेस होता है ये, ठीक है, वेल रेगुलेटेड बिजनेस होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, विच इज गुड। एडवांसेस जो है यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन टोटल डिसबर्समेंट्स जो है बैंक के, जो लोन इन्होंने बांटे हैं मार्केट में, वो कम है। अब
अगर आप देखोगे यहाँ पे 23,000 करोड़ इन्होंने जो है Q2 FY25 में किया है। लास्ट ईयर 28,000 किया था, मतलब कि इस बार क्लोजली 4,500 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा कम लोन दिया है मार्केट में। अब ये चीज़ सिर्फ येस बैंक के साथ नहीं है, ये चीज़ HDFC बैंक के साथ भी है। आप उनका रिजल्ट देखेंगे, वहाँ पर भी जो इनके लोन के नंबर थे वो कम आए थे, क्योंकि बैंक काफ़ी केयरफुल है, ताकि एक तो गलत लोन ना हो जाए, इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। और इकोनॉमी के साथ चलता है बैंक, अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑफ कोर्स बैंकिंग सिस्टम्स में हमारे अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट्स के नंबर्स इंप्रूव होते हैं, बैंक आगे पैसा वैसा देता है, वो चीज़ें हैं, कंपनी प्रॉफिट्स वगैरह करती है तो बैंक को भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद होती है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारा कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की बैंक की बढ़ रही है, ठीक है, प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम्स भी इनकी बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपको बताया हाईएस्ट एवर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4 था, 2.4 ही है, स्टेबल है, ठीक है, प्लस क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हाई है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4 पर है। आगे अगर इंटरेस्ट रेट घटेंगे इंडिया के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। नेट नेट चीज़ें इंप्रूव हो रही है इनकी बुक्स में, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी हैं वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं कि किस तरीके से जो नंबर्स हैं इनके बेटर हो रहे हैं। अब ज़्यादा कहानी करे बिना एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि ये बैंक ट्रेड कितने भाव पे कर रहा है। तो देखो, जैसे आपको प्राइस टू बुक का कॉन्सेप्ट बताया, प्राइस टू बुक देखोगे तो यहाँ पर इसने ट्रेड किया हुआ है अपने हाईएस्ट एवर 2.2 के प्राइस टू बुक पे, हाईएस्ट एवर 5 ईयर्स में, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद से देखते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, आई थिंक पीछे का तो बहुत ज़्यादा था, 4.9 तक ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आप 5 इयर्स में देखेंगे तो बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 1.2 के पास, और अभी यहाँ पर जो है 2.2 है। नेट नेट दिखने का मतलब ये है कि हाफ हो गया है प्राइस, ठीक है। और यहाँ दिख भी रहा है हमें कि ये लगभग यहाँ था 32 पे, क्लोज टू हाफ के पास में आ गया, 40% घट गया है। अब जिसके पास में भी ये स्टॉक है, देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ से धीरे धीरे करके जो उसका प्राइस टू बुक है वो इंप्रूव हो रहा है, और ये भाव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं न्यू बेस बना रही है, ठीक है, न्यू सपोर्ट बना रहा है, लेकिन कितने टाइम में? ये हर एक साल में जाके कहीं इंप्रूव होता है। कहीं यहाँ पे देख रहे हो आप 2020 में 0.1 आ गया, फिर उसके बाद में 1 के पास आ गया, 1 से फिर ऊपर गया 1.2, फिर ऊपर आया 1.6, फिर आया 1 2.2, अब नीचे वापस यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो, एक एनालिसिस है, हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग, तो ये यहाँ से बुक्स जैसे इंप्रूव हो रही हैं तो ये जब स्टॉक जब चलेगा तो ये अपने 2.2 के लेवल तक जाएगा और 2 तक जाएगा, तब इसका भाव क्लोजली हो सकता है यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। मैं कोई ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, जो नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं उसके बेस पे बता रहा हूँ, तो ये यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद वापस से थोड़े टाइम साइडवेज जाए, ठीक है, 1 साल तक या 1.5 साल तक, क्योंकि जैसे जैसे करके इसकी बुक्स इंप्रूव होंगी। ये बैंक है, चमत्कार यहाँ पे नहीं होता है, बैंक आराम से ग्रो करता है, क्योंकि जिस हिसाब से रेगुलेशंस होती है उस हिसाब से इनको मैनेज करना पड़ता है। प्लस ये ऐसे अंधा पैसा मार्केट में नहीं बांट सकते, ठीक है, इनको आराम से जो है मैनेज करके चलना पड़ता है। सो नेट नेट जिसके पास में भी ये स्टॉक है, ये चीज आप समझ लो कि अगर आपने यहाँ कहीं लिया है तो देखो आपका भाव आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने पहले भी बोला था कि ये स्टॉक किसी ने अगर यहाँ कहीं एंट्री करी है तो ध्यान रखना, स्टॉक नीचे आएगा, क्योंकि देखो प्राइस टू बुक को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहली चीज, हर एक जो बैंक होता है उसका प्राइस टू बुक डिसाइड करता है मार्केट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे प्राइस टू बुक 3.4 पे ट्रेड कर रहा है, एक्सिस बैंक 1.9 पे ट्रेड कर रहा है, HDFC 2.8 पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका ROA उस हिसाब से है, इनकी ग्रोथ उस हिसाब से है, सेम तरीके से इसका ROA इसके हिसाब से है, इसकी ग्रोथ इसके हिसाब से है, वो मार्केट डिसाइड करता है। नेट नेट किसी ने लिया हुआ है अगर, तो ऑफ कोर्स बहुत ऐसा प्रॉमिसिंग स्टॉक नहीं है कि मल्टीबैगर हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि एक बैंक है। जब भी रिवर्स होगा, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी वापस से पंप इन होंगी, आपके भाव यहाँ पे आ जाएगा। आपको बेचना है, खरीदना है, वो आप डिसाइड करो, ठीक है। दूसरी चीज, किसी को अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आई थिंक ये एक अच्छा जोन है अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप प्राइस बुक देखोगे तो अपने मीडियन के पास है एकदम। दूसरी चीज, ये अगर आप सोचो कि यहाँ से मल्टीबैगर बन जाएगा तो चांसेस कम है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मैं इसको रखूंगा 10 साल के लिए, फिर आराम आराम से एक कंपाउंड आपको एक रिटर्न बन जाए, वो पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। तो उसी एंगल से आप लेना, बहुत ज्यादा चमत्कार की उम्मीद इसमें कोई ना करे कि हाँ ये एकदम से यहाँ से लेंगे 18 पे और 180 पे चला जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। क्योंकि ये एक बैंक है और उसके लिए 180 पे जाने के लिए इसकी जो ये मार्केट कैप है 10 टाइम्स होनी पड़ेगी, और वो 10 टाइम्स मतलब 6 लाख मार्केट कैप, और वो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल बैंक एकदम आउटस्टैंडिंग डेली आपको यहाँ पे 50% से ग्रोथ करने लग जाए, ठीक है। तो नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है, आपको मैंने प्राइस बुक समझा दिया, इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, किस तरीके से ये ऊपर आएगा तभी यहाँ ट्रेड करेगा, फिर हो सकता है नीचे की तरफ दोबारा से आपको देखने को मिले, स्टेबल होगा, साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर से ग्रो करेगा, ठीक है। बाकी कंपैरिजन आप कर सकते हो बाकी बैंक्स के साथ, मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है फ्रेश, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी NBFC में इन्वेस्ट करो जिसमें अच्छी ग्रोथ आ रही हो, जो अच्छे वैल्यूएशन पे आपको नीचे की साइड मिल रही हो, वहाँ प्राइस टू बुक आपको बेटर मिलेगा। प्लस ये बैंक भी अच्छा है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के एंगल से, ठीक है। शॉर्ट टर्म में किसी को स्विंग विंग करना है तो आपकी मर्जी, आप यहाँ लेकर के कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आता है 15.4, ज़्यादा से ज़्यादा 14
39 के पास। अगर बहुत सेंटीमेंट नेगेटिव होंगे तो स्टॉक यहाँ आएगा। अदरवाइज़ 16 पॉइंट्स तक ये स्टॉक रह सकता है, वो भी कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्राइस है ना ये वाला 14.6, ये प्राइस टू बुक 1 है। तो 14 रुपीज़ तक जो इसका यहाँ पर जो ये सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये आएगा भी तो चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट अच्छा ले रहा है। अगर आ गया तो मार्केट है कुछ भी हो सकता है, यहाँ आ गया तो उसके नीचे जाए चांसेस कम है, क्योंकि प्राइस टू बुक 1 के पास में स्टॉक पहुंच जाएगा वहाँ। तो नेट ये पूरा एनालिसिस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना, आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा उसके ऊपर। वीडियो को लाइक जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को, और मैं ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस काफ़ी सेक्टर्स के ऊपर लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको